हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी क्लास 11th की एनसीईआरटी। जी हाँ, क्लास 11th की एनसीईआरटी ऑफ इकोनॉमिक्स मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूँगी, जिसमें बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11 की एनसीईआरटी ना सिर्फ 11th और 12th के बोर्ड के बेस बनाने के लिए ज़रूरी है, आपकी ये बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, अदर बैंकिंग एग्ज़ाम जिसमें आपको इकॉनमी के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाना है, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि हमारी इंडियन इकॉनमी की कंडीशन क्या थी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि 1947 जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, जैसा कि आप सबको पता है, उस टाइम पे या उस साल में किस तरह की कंडीशन थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में ये क्या कहता है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू फैमिलराइज यू विद द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब ये हमें फैमिलराइज करेंगे ये बुक वाले बेसिक फीचर जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी के एंड इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, एज इट इज़ टुडे, जो कि आज है, इन द आफ्टर मैथ ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी थी और आज कैसी है। However, it is equally important to know something about the country economic past even as you learnt about its present state and future prospect। जाहिर सी बात है, अगर आप आज की इकॉनमी के बारे में जानते हैं तो आपको पास्ट के बारे में भी पता ही होना चाहिए। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी प्रायर टू द कंट्री इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद जो इकॉनमी थी उसके बारे में जानने से पहले इंडिपेंडेंस से पहले क्या थी इकॉनमी की स्टेट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस इकॉनमी है उसको शेप दिया हमारी प्री इंडिपेंडेंस इकॉनमी में। ठीक है, the structure of India's present day economy is not just of current making. It has its roots deep in history, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence। आप सबको पता है ब्रिटिश ने हम पर रूल किया था। तो जो 200 साल का हमारा यानी कि 2 centuries का जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हमारी आज जो इंडियन इकॉनमी है उसको। ठीक है, द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बींग अ फीडर इकॉनमी फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स ओन रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस ये था कि जो इंडियन इकॉनमी को है, इंडियन इकॉनमी को वो इस तरीके से बनाए कि इंग्लैंड में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपको पता होगा, अगर आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस सबसे पहले इंग्लैंड में ही स्टार्ट हुआ था। तो जितने भी इंग्लैंड में प्रोडक्ट्स बनते थे, इंडिया उसका क्या बने, सोल फीडर, यानी कि वो सारा प्रोडक्ट वो लाके इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट को बेच पाएँ। ठीक है, अपना बेस एक्सपैंड कर पाए इंडिया में, ये था ब्रिटिशर का जो मेन फोकस था। ठीक है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज असेंशियल फॉर एनी असेसमेंट ऑफ द काइंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच द इंडियन इकॉनमी हैज़ बीन एबल टू अटेन ओवर द लास्ट 6 decades। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग है इस नेचर ऑफ रिलेशनशिप की, वो बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। ठीक है, अब लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंदर अ कॉलोनियल रूल मतलब हम जो ब्रिटिशर्स ने जब हमें राज किया था तो उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था। ठीक है, एक कॉलोनी बनाया था जिस पर राज किया था, तो इसीलिए हम कॉलोनियल रूल कहते हैं उनके रूल को। ठीक है, तो उस तरह पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहती थी कॉलोनियल रूल के अंदर। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकॉनमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के आने से पहले आपने पढ़ा था हमारे यहाँ बहुत राजा रजवाड़े थे, सोने की चिड़िया कहते थे हमारे जो इंडिया को। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था, हमारी इकॉनमी बहुत इंडिपेंडेंट थी, हम ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, और हमारा मेन पता है आप सबको सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था? एग्रीकल्चर। ठीक है, जो कंट्री की इकॉनमी थी उसमें क्या क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी होती थी, हैंडीक्राफ्ट, हमारे जो आर्टिजान्स थे, हमारे जो शिल्पकार थे, वो जितने अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह करते थे उसके लिए हम फेमस थे। हमारे कॉटन के लिए, हमारे टेक्सटाइल्स के लिए, हमारे मेटल और प्रेशियस स्टोन वगैरह के लिए हम बहुत फेमस थे। वर्ल्ड वाइड इंडिया की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। ये क्या था, इंडिया के मतलब कॉलोनियल रूल से पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के बहुत हाई वो थे। ठीक है, अब इसमें हम बॉक्स 1.1 में बताते हैं हमें ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल के बारे में बता रहा है। मसलिन इज़ अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट ओरिजिन इन बंगाल। मसलिन एक कॉटन का कपड़ा है जिसका ओरिजिन कहाँ पे, बंगाल में, पर्टिकुलरली प्लेसेस अराउंड ढाका। ढाका आपको पता है बांग्लादेश की कैपिटल है आज। पहले आपको पता होगा दोस्तों, जो हमारा आज का वेस्ट बंगाल है और जो बांग्लादेश है, पहले बांग्लादेश ईस्ट बंगाल था और वेस्ट बंगाल ही अभी भी वो हमारी कंट्री में है। तो जो ईस्ट बंगाल था वो आज का बांग्लादेश है।
ठीक है। तो ढाका के आसपास आपका, क्योंकि हमारी बाउंड्री ज़रूर अलग हुई हैं इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन ज्योग्राफी तो अलग नहीं कर सकते ना। अब ज्योग्राफिकली तो वो लोकेशन आज भी, अगर वेस्ट बंगाल कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है तो ईस्ट बंगाल भी है। तो आज के ढाका के पास आपको ये मसलिन क्लॉथ मिलता है जिसको डेकाई मसलिन भी कहते हैं। ये फाइनेस्ट वेराइटी है, इसको मलमल तक भी कहते हैं। फॉरेन कैपिटल, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, इसको मलमल कह के बुलाते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को परस्यू किया गया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब वो इंडिया पे रूल कर रहे थे, उनका क्या था, कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट देयर ओन कंट्री। मतलब वो अपने जो उनकी ओन कंट्री यानी कि ब्रिटेन की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। दे आर नॉट कंसिडर्ड कि इंडिया में कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हुई, नहीं, उनको अपनी मतलब अपने उसको एक्सपैंड करना था, जिसकी हमने पहले पढ़ा अभी। सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो हमारी फ्लरिश्ड इकोनॉमी थी, जिसमें आर्टिजान्स थे, जिसमें सारे हैंडीक्राफ्ट्स थे, स्टोन्स थे, उन सबको ट्रांसफॉर्म किसने कर दिया, पूरी तरह बदल के रख दिया इंडियन इकोनॉमी को, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ ने। ठीक है, हुआ क्या, जो कंट्री एक नेट सप्लायर थी रॉ मटेरियल की और एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, हमारी कंट्री अब क्या बनकर रह गई, नेट सप्लायर। हमारी कंट्री अब, जो कि हमारी कंट्री पहले ही हमने पढ़ा ना, फिनिश गुड बनाती थी, कॉटन, टेक्सटाइल, मसलिन, मलमल वगैरह। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारी कंट्री रॉ मटेरियल को सप्लाई करती है और फिनिश मटेरियल को कंज्यूम करती है। कौन सा फिनिश मटेरियल, वही जो ब्रिटेन में बनते हैं। ब्रिटेन में क्यों बनते हैं वो, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। कभी भी उन्होंने ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया कि जो हमारी इंडिया की नेशनल या हमारी पर कैपिटल इनकम, देखिए पर कैपिटल इनकम एक इंडिविजुअल की इनकम होती है, नेशनल इनकम एक होल पूरे नेशन की इनकम होती है। लेकिन जब हम पर कैपिटल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं, जिसमें पर कैपिटल मतलब एक इंडिविजुअल की कितनी एवरेज इनकम हो सकती है वो आ जाती है। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी कोई अटेम्प्ट नहीं किया हमारी इस इनकम को बढ़ाने में। ठीक है, सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट विच वर मेड टू मेजर सच इनकम यील्डेड कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट। ठीक है, कुछ अटेम्प्ट्स किए गए लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आए नहीं। अमंग द नोटेबल एस्टिमेटर्स, एस्टिमेटर मतलब जिन्होंने हमारी इकॉनमी को एस्टिमेट किया था, दादाबाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फिनलैंड शिराज, वी के आर वी राव, NRC देसाई। ये कौन थे, ये कुछ एस्टिमेटर थे जिन्होंने हमारी इकॉनमी को एस्टिमेट किया था ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे। ठीक है, इट वाज राव कौन से राव, VKRV राव थे, whose estimate of the national and per capita income during the colonial period were considered very significant। यानी कि ब्रिटिशर्स ने तो इतना नहीं किया था, लेकिन कुछ इंडिविजुअल जो थे, ये जो मैंने इंडिविजुअल्स के नाम लिए, दादाबाई नरोजी वगैरह, इन्होंने जो किए थे कुछ एस्टिमेट हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, उसमें से सबसे सिग्निफिकेंट किसका था, VKRV राव का। ठीक है, हाउ एवर मोस्ट स्टडी डिड find the country's growth of aggregate real output during the first half 20th century was less than 2% coupled with meager 0.5% growth in per capita output per year। ये क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि बहुत सारी स्टडीज़ हमको ये बताती हैं कि जो कंट्री की ग्रोथ थी, एग्रीगेट, जो हमारा एग्रीगेट मतलब जो टोटल कलेक्टिव जो हमारा रियल आउटपुट था, एक्चुअल आउटपुट था फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि हम पिछले दशक की बात कर रहे हैं। जब हम 20th सेंचुरी कहते हैं तो हम बात करते हैं 1900 से 2000 के बीच की। ठीक है, तो 90s तो 1900 से लेके 1950 तक, ठीक है, जो हमारी रियल आउटपुट थी वो वॉज लेस देन 2% कपल्ड विद अ मीगर हाफ, मतलब 2% कम थी, कपल्ड विद अ मीगर 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। मतलब जो हर साल में पर कैपिटा आउटपुट थी उससे 2% कम थी। क्या कम थी, हमारी जो पूरी फर्स्ट सेंचुरी की जो हमारी ग्रोथ थी। ठीक है, अब है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। ठीक है, इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रीगेरियन। ब्रिटिशर्स के टाइम भी हमारी इकॉनमी एग्रीगेरियन ही रही, मतलब हम खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। अबाउट 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिलीवर्ड लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडियन इकॉनमी में क्या था, 85% लोग थे डिराइव करते थे अपना जो भी उनका जीवन यापन है डायरेक्टली या indirectly agriculture से। However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continued to experience stagnation। वो क्या कह रहा है,
ऑल्दो 85% लोग डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पे, हमें आज भी पता है हमारे 60% लोग 60 अराउंड मोर देन 50% लोग आज भी डिपेंड करते हैं, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो स्टेगनेंट ही रही, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, एंड नॉट इनफ्रिक्वेंटली अनयूजुअल डिटीरियोरेशन, और उसमें डिटीरियोरेट यानी कि वो ख़राब होती गई। ठीक है, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि पर हेक्टेयर पे, ठीक है, पर हेक्टेयर लैंड पे, 1 हेक्टेयर लैंड पे हम कितनी फसल उगा सकते हैं, ठीक है, कितना क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं, वो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बिकेम इंक्रीमेंटली लो दो, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हुई, बहुत इंक्रीमेंटली मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गई, मतलब पर हेक्टेयर पे हम बहुत कम फसलें उगा पाते थे। इन एब्सोल्यूट टर्म द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन, मतलब एरिया बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर में मतलब हुआ कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो और भी नॉर्मल होता है ना, उन्होंने काफ़ी पेड़ वेड़ काट दिए थे, काफ़ी जगहें काट दी थी, तो एरिया जो था जिसमें हम खेती कर सकते हैं वो बड़ा था, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी, लेकिन जो पर देखो एक एरिया बढ़ना और एक यूनिट एरिया यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया या 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे खेती करना, इसमें फ़र्क है। जो ग्रोथ हुई थी वो एरिया बढ़ने की वजह से हुई थी, जबकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी 1 यूनिट एरिया पे करना, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी। ठीक है, दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज कॉज मेनली ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, बहुत सारे लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किए थे ब्रिटिशर्स ने, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, रेयतवारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर जो हमारे लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो इन लैंड सेटलमेंट सिस्टम की जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे ना, उनकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो स्टैग्नेंट रही, पर्टिकुलरली अंडर जमींदारी सिस्टम। एक तरह का सिस्टम था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम ही था, जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम, इसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते थे, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन देन बंगाल प्रेसिडेंसी। उस टाइम पे 3 तरह की प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आप इसे याद रख सकते हैं BBM। ठीक है, बंगाल जो आज का वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, और उड़ीसा वाला एरिया, ये वाला थोड़ा सा असम वाला एरिया बंगाल, मद्रास आपका नीचे का एरिया, और आपको पता ही है बॉम्बे में आपका महाराष्ट्र और थोड़ा सा गुजरात राजस्थान वाला पार्ट भी आता था। ठीक है, ये जो प्रेसिडेंसी थी, इनमें से जो बंगाल वाली प्रेसिडेंसीज थी, प्रेसिडेंसीज इन्होंने ही बनाई थी, हमारे कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। ठीक है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें कौन सा सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, द प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स, मतलब कल्टीवेटर्स कौन थे, किसान जो खेती करते थे। ठीक है, तो प्रॉफिट किस पे जाता था, जमींदार पे। जमींदारों को कह दिया कि तुमको मतलब ऐसा कुछ सिस्टम था जिसमें ज़मींदारों को कहा था कि तुमको जो भी खेती करेंगे लैंड, उससे इतना फिक्स्ड कर वसूलना है। ठीक है, और उसका इतना हिस्सा तुम्हें सरकार को देना है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है, और इतना हिस्सा खुद रखना है। ये था हमारा ज़मींदारी जो हमारा सिस्टम था। ठीक है, and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. The main interest of जमींदार was only to collect rent regardless of economic condition. जो जमींदार थे, क्योंकि उनको बोल दिया था कि तुम रेंट कलेक्ट करो और हमें इतना हिस्सा फिक्स तुम्हें देना ही देना है, तो ज़मींदार को किसी के इमोशन से तो लेना देना था नहीं। उनका क्या काम था, उनको यही था कि बिना किसी इकोनॉमिक कंडीशन के उनकी कुछ ग्रोथ हुई है नहीं हुई, उनको सिर्फ फिक्स रेंट कलेक्ट करना होता था। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे हमारे किसानों को। ठीक है, टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदार अडेप्टिंग सच एन एटीट्यूड। ठीक है, ठीक है, तो जो रेवेन्यू सेटलमेंट, रेवेन्यू मतलब जो भी हमें रेवेन्यू ज़मींदार हमें नहीं, मतलब जो ज़मींदारों को रेवेन्यू देना होता था किसानों से वसूल के ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन थे वो भी कुछ इस तरह के थे, क्योंकि उनको तो फिक्स इनकम देनी है, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं सुनेगी ज़मींदारों का, तो ज़मींदार भी नहीं कुछ सुनते थे, तो इस कंडीशन की वजह से ही ज़मींदारों को ऐसा होना पड़ा था। ठीक है, फेलिंग विश टू जमींदार वर टू लूज देयर राइट, यानी कि अगर जमींदार फिक्स रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे तो उनके हक खो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा उनके हक खोएं। अब जमींदार, ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदारों को कह रही है हमें फिक्स दो, तो जो जमींदारों की नहीं सुन रही, जमींदार आगे किसान की नहीं सुन रहे। ठीक है, बिसाइड दिस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन, और क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने एड किया कि हमारे एग्रीकल्चर की ग्रोथ ना हो पाए, क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास अच्छी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। ठीक है, एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स थे। फर्टिलाइजर्स कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं, उनका एक्सेस यूज़ करो तो नुकसान भी है, लेकिन उस टाइम पे हम यूज़ ही नहीं करते थे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं, उससे जो हमारी फसलों की उपज है वो बढ़ती है, सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी इन्हांस होती है। ठीक है, ऑल एडेड अप टू एग्रेवेट द प्लाइट ऑफ द फार्मर। इन सबसे क्या हुआ, फार्मर की प्लाइट मतलब जो उनकी
पिटीफुल, मतलब उनकी जो तरस वाली कंडीशन थी वो और ही बड़ी। ठीक है, ये जो फैक्टर्स थे सारे जो मैंने आपको बताया, क्या क्या फैक्टर, एक तो जमींदारी सिस्टम जिसमें उनको फिक्स रेवेन्यू देता था जमींदारों उनको, तो जमींदारों की ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं सुनती थी, आगे जमींदार किसानों के नहीं सुनते थे। उनके बाद ये टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स का मिनिमल यूज़, ये सारे जो फैक्टर्स थे। देयर वॉज ऑफकोर्स सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है? कैश क्रॉप होती हैं जो कि हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए नील की खेती आपने सुना है ना, नील का जो रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, ये सारी क्या है हमारी कैश क्रॉप्स। और आपकी कॉफ़ी, ये सब हो गई कैश क्रॉप्स हो गई। ठीक है, और दूसरी आपकी होती है स्टेपल क्रॉप, स्टेपल जैसे कि वीट, राइस, जिनको हम नॉर्मली खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो कैश क्रॉप्स तो बड़ी थी, क्यों? क्योंकि कैश क्रॉप्स का उनको कमर्शलाइजेशन करना होता था, कैश क्रॉप से प्रॉफिट होता था ब्रिटिशर्स को। लेकिन जो स्टेपल क्रॉप्स थी उनमें इतनी ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन एज इंस्टेड प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, यानी कि फूड क्रॉप्स यानी कि खाने की फसलें वो करने की बजाय, प्रोड्यूस करने की बजाय, व्हाट दे वर डूइंग, दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप यानी कमर्शलाइज क्रॉप। ठीक है, विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज बाय ब्रिटिश इंडस्ट्री बैक होम, यानी कि जो कमर्शलाइज क्रॉप थी वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो ब्रिटिशर्स बेच देते थे उन्हें अपने होम कंट्री में। ठीक है, इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव्ड अ फर्दर सेटबैक ड्यू टू कंट्री पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा काफ़ी हिस्सा बट गया। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था, 2 डिवीजन हुए। ठीक है, एक इंडिया और एक अपना हुआ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, एक तो था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था हमारा, वो आज बांग्लादेश है, और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो वही है जो आज पाकिस्तान है। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान में हमने देखा था जैसे कॉटन वाला एरिया ढाका में आ गया, तो वो हमारा हमसे छिन गया। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे नॉर्थ पंजाब के साइड जो पाकिस्तान वगैरह का एरिया आता है वो भी इधर चला गया। तो कंट्री के पार्टीशन की वजह से भी हमारी बहुत सारी जो प्रोडक्टिव लैंड था वो पाकिस्तान के हाथों में चली गई। ठीक है, और आज के बांग्लादेश के हाथों में भी। ठीक है, इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, तो सेटबैक हुआ इसकी वजह से। उसके बाद अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द अनडिवाइडेड कंट्री हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। मैं आपको बताया बहुत सारा इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड पाकिस्तान पे भी गया। दिस हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट अपॉन इंडियाज आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, पर्टिकुलरली अफेक्टेड विद इंडिया। जूट इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्यों? क्योंकि जूट इंडस्ट्री का जो मेन एरिया था वो बंगाल वाली साइड में था। ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार यहीं पे था। अब क्या हुआ, जब वेस्ट जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, जो इस साइड था, जो अब बांग्लादेश है। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो बांग्लादेश का नाम ईस्ट पाकिस्तान था। लेकिन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया की हेल्प से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तो वहाँ पे बहुत सारा जूट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल थी। ठीक है, जब हमारा, अब जाहिर सी बात है पार्टीशन के बाद जूट वाला एरिया आधा तो उनके पास चला जाएगा, तो हमारा रॉ मटेरियल, हमारा हर चीज़ सफ़र करेगी। ठीक है, अब है तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ज़रा देख ले कितना चैप्टर बचा है ये। अभी तो ये काफ़ी है, हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, बाकी का मैं आपको सेकेंड पार्ट में कराऊंगी। हम कहाँ थे? इंडस्ट्रियल सेक्टर। एज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, हमने पढ़ा एग्रीकल्चर में कैसे हमारा ग्रोथ कम था, है ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और बाद में पार्टीशन की वजह से जो हमारा जो फर्टाइल लैंड था वो हमारा पाकिस्तान में डिवाइड हो गई और आज के बांग्लादेश में भी हो गई। तो हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा इस वजह से। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे फ़र्क पड़ा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ बनता है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस था नहीं कॉलोनियल रूल में, इवन एज अ कंट्री वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट, जबकि इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट, हाथों से क्राफ्ट्स बनते थे। उसके बाद भी मॉडर्न जो इंडस्ट्री थी, जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो इंडिया में इतनी अच्छी नहीं हो पाई। क्यों? द प्राइमरी मोटिव ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। क्योंकि ये कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय इंडिया में किया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिसमें जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे ना, जो अच्छे अच्छे क्राफ्ट, जो मतलब हाथों से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो गया। और उसके अलावा उन्होंने क्या बनाया, इंडिया को रॉ मटेरियल, इंडिया को ऐसा बना दिया कि हम जो अपना रॉ मटेरियल, पहले हम फिनिश प्रोडक्ट बनाया करते थे हैंडीक्राफ्ट से, लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए। ठीक है, हम फिनिश प्रोडक्ट बनाने की बजाय फिनिश प्रोडक्ट को इम्पोर्ट यानी कि मंगाने लगे, कहाँ से, ब्रिटेन से, और क्या एक्सपोर्ट करने लगे, रॉ मटेरियल। ठीक है, दूसरा ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने इंडिया को एक मार्केट बना दिया फिनिश
प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और फिनिश प्रोडक्ट से अब मार्केट आने लगेंगे, तो मान लीजिए कुछ लोग अगर जो हैं भी जो अपने यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड वाले क्या करेंगे, यहाँ वाले प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ड्यूटी लगा देंगे और अपने वाले प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज़ कम लगाएंगे। अगर वो अपने जो इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी कम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सस्ता बिकेगा हमारी इंडियन मार्केट में, और अगर वो सस्ता बिकेगा तो लोग वही खरीदेंगे क्योंकि पैसे तो लोगों पे थे ही कम ना। तो इस तरह से उन्होंने हमारी जो ये हमारी इंडस्ट्री थी इन्हें डी इंडस्ट्रियलाइज किया, ठीक है। ब्रिटेन इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनेरियो द डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट, मैंने बताया ना उन्होंने हमारी जो इंडिजीनियस यहाँ की हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको डिक्लाइन कराया। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी हैंडीक्राफ्ट करते थे ऐसे लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए उसके बाद, ठीक है। अनएम्प्लॉयड इन इंडिया बट ऑल्सो न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट आने लगे अच्छे अच्छे। अब फिनिश प्रोडक्ट आने लगे तो लोगों को पसंद भी आएंगे, तो अलग तरह की चीज़ों की डिमांड होने लगी इंडिया में, विच वॉज ऑफ नाउ डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स, यानी कि लोकली मेड गुड्स अब वहाँ नहीं मिलते थे। दिस डिमांड वाज प्रॉफिटेबली मेड बाय इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ऑफ द चीप। मैंने बताया ना जो वहाँ से प्रोडक्ट वो मंगाते थे ब्रिटेन से वो सस्ते होते थे, जो हमारे प्रोडक्ट होते थे वो महंगे होते थे, सो सस्ते ही खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। हम आज के टाइम में चाइना के बाल इतना क्यों बिकता है, क्योंकि वो सस्ता है, ठीक है। आप चाइनीज़ जितना मर्जी बैन करने की कोशिश कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं बात तो सच ये है ना कि हमारा इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स महंगे हैं जबकि चाइना के सस्ते हैं, और हम क्यों खरीदते हैं वो, हम सस्ता माल ही खरीदेंगे। हम नेशन को देखेंगे लेकिन हम अपनी पॉकेट भी तो देखेंगे ना। उस टाइम पे यही था, ब्रिटिश ने भी इसी पॉलिसी को यूज़ किया। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यानी कि 19th सेंचुरी यानी कि 1800 से 1900 की बात हो रही है, यानी कि 1850 के बाद से कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री आने लगी इंडिया में, लेकिन उसका जो ग्रोथ थी वो काफ़ी स्लो रही। इनिशियली दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू सेटिंग अप, इनिशियली सिर्फ हमारी थोड़ी बहुत क्या कहाँ पे हुई, कॉटन और जूट टेक्सटाइल के बेसिस पे हमारी टेक्सटाइल मिल्स बनी, ठीक है। और वो कहाँ पे लोकेटेड थी मेनली, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे लोकेटेड थी, महाराष्ट्र वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में। और जूट वाली कहाँ लोकेटेड थी, जूट वाली लोकेटेड थी मैंने आपको बताया ना बंगाल वाले एरिया में, जिसमें आज का उड़ीसा, आसाम, बिहार ये सब आता है। सब्सिक्वेंटली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसके बाद पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी, अब आयरन इंडस्ट्री लगने लगी, ठीक है। उसके बाद जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो आज भी चलती है, वो कब लगी थी, 1907 में। कुछ और इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे आने लगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुई थी हमारी, 1945, ठीक है। 1939 से 1945 तक हुई थी ना, तो 1945 के बाद हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई उसके बाद भी कुछ हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगने लगी। हाउएवर देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड यानी कि कैपिटल गुड ऐसे गुड होते हैं जो कि कुछ मशीनरी, कुछ मशीन वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब मशीनों से चलने वाली ज़्यादा हमारे पास इंडस्ट्री तब भी नहीं थी टू हेल्प प्रमोट, जिससे मशीनों से हम और ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाएं। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास तब भी नहीं थे, ठीक है। हमारे पास जो प्रोडक्ट थे वो करेंट कंजम्पशन के लिए ही थे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी यहाँ पर भी हेयर, एंड देयर वाज नो सब्सटीट्यूट टू द नियर होलसेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। यानी कि जो हमारी कंट्रीज़ की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी उनको सब्सटीट्यूट करने के लिए अभी भी कुछ नहीं आया था, जो डिस्ट्रॉय हो गई थी ना ब्रिटिशर्स की वजह से। फर्दर मोर द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। जीडीपी आपको पता है क्या होता है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है, हमारे टेरिटरी के अंदर, यानी कि हमारी कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक साल में बन रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें जीडीपी दे रहा था वो फिर भी छोटी रही, किससे, वो फिर भी कम रही, किससे, बाकी अदर सेक्टर से, ठीक है। अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वॉज वेरी लिमिटेड एरिया फॉर ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। यानी कि जो पब्लिक, जो यहाँ पे सरकार का कंट्रोल था ना, सरकार के हाथ में बहुत कम इंडस्ट्री थी, जितनी भी इंडस्ट्री थी प्राइवेट सेक्टर की थी। कॉटन टेक्सटाइल हो गई, जूट की हो गई, हमने टिस्को पढ़ा, टाटा आयरन हमें पता है वो रतन टाटा, जेआरडी टाटा, रतन टाटा इनकी कंपनी है, ठीक है, वो प्राइवेट है ना, प्राइवेट ऑपरेटर्स है ना। तो सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू रेलवे, मतलब पब्लिक के हाथ, जो पब्लिक के हाथ में इंडस्ट्रीज कौन कौन सी रही, बस रेलवे, पावर, कम्युनिकेशन, पोर्ट, बंदरगाहों की और सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। अब ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या अफेक्ट हुआ कॉलोनियल पॉलिसी का। आगे है हमारा फॉरेन ट्रेड, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कंक्लूजन, ठीक है। तो मैं बाकी का आधा चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में।
दिस इज़ माई फर्स्ट इनिशिएटिव। फर्स्ट टाइम मैं आपके लिए इकॉनमी की बुक स्टार्ट करने जा रही हूँ, ताकि आपको वर्ड बाय वर्ड समझ आ सके और आपका इकॉनमी का एक बहुत अच्छा बेस क्रिएट हो सके। साथ साथ जितनी भी हिस्ट्री पॉलिटी रिलेटेड टर्म्स है वो भी मैं आपको इसमें बता रही हूँ। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि मैं सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का लेकर आऊँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।